अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स TMI.edu लेकर आया है आपके लिए प्रेजेंटेशन की एक नई वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन, वो भी लाहौर बोर्ड के साथ पंजाब के सारे बोर्ड्स को कवर करेंगे और इसी के लिए चलते हैं अपने बोर्ड की जाने। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये मैं बताता चलूँ कि हमारे पास जो 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर्स होते हैं उनमें जो लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब में 9th 10th के पास होती हैं टोटल, जो मीन्स अगर ये डबल शीट है, आप देखें ये डबल शीट है एक, तो इसकी 4 साइड्स हैं। तो हमारे पास 9th 10th के पेपर्स में टोटल 22 शीटें होती हैं, जिनमें से जो फर्स्ट शीट होती है उसके ऊपर तो यहाँ तक तो नाम लिखे होते हैं और आगे जो उसके एक आगे पेज होता है वो ब्लैंक होता है, तो उसको हमने छोड़ देना होता है। जिसके बाद हमारे पास 9th 10th के पेपर्स में मैथ का हो गया 75 नंबर का हो गया, या 60 का, या फिर 50 नंबर का हो गया, उसमें हमारे पास 22 शीटें बचती हैं। ये एक साइड छोड़ के, ये 2 साइड छोड़ के एक साइड बचती है, उसमें ये वाली साइड और ये साइड, मींस डबल में से एक जो पेज है हमारा पूरा वो कट जाता है। तो हमारे पास टोटल 22 शीटें बचती हैं, उनकी प्रेजेंटेशन हम यहाँ से शुरू करेंगे। इसी तरफ से शुरू होती है, इंग्लिश का पेपर हो, उर्दू का पेपर हो, यहाँ से शुरू होगी। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास 10th का हम पेपर प्रेजेंटेशन को डिस्कस करने लगे हैं 10th इंग्लिश की। तो हम सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखने से पहले हम यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप लिखेंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले हम सब्जेक्टिव लिखेंगे। बाज़ बच्चे सब्जेक्टिव टाइप पे लिख सकते हैं, पार्ट भी लिखते हैं, तो ये दोनों सही हैं। अब हम देखें कि क्वेश्चन नंबर जो 2 हम लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो उसका होता है MCQs का। हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखेंगे तो हमेशा आपने उसके बाद वो वाला पार्ट सबसे पहले पेज पे अटैम्प्ट करना है जो आपको क्वेश्चन आंसर्स में से सबसे ज़्यादा अच्छी तरह आता है, और जो तरतीब भी आपने सेम इसी तरह रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। हम यहाँ पर पार्ट नंबर 1 लिखेंगे। मुझे पार्ट नंबर 2 अच्छी तरह नहीं आता तो मैं यहाँ पर पार्ट नंबर 3 आगे लिख लूँगा। अब देखें कि यहाँ तक अगर ये मेरा सॉल्व हो रहा है तो मैं यहाँ तक इसको लिखूँगा। तकरीबन 3 से 4 लाइनों का आपको शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर इसमें बेटे पक्के पूरे आते हैं अगर आपने सही लिखा। और मेन पॉइंट ये कि आपका हाईलाइट वर्ड्स लाजमी होने चाहिए, क्योंकि अगर मैंने एक बिरयानी की, आप इसकी एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मैंने बिरयानी की देग बनाई है तो मैं पूरी देग तो किसी को खिलाने से रहा, मैं एक प्लेट में उसको मीन्स एक पेपर जो है उसकी जो मैंने ऊपर जो बोटियाँ रखी हुई हैं उसने वही थोड़ा सा उसने चखना है उसको, और बाद में उसने उसी पे रिमार्क्स देने हैं। तो देखें कि आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस वो अटैम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं, और उनमें भी आपने हाईलाइटेड लफ्ज़ करने हैं कि मीन्स कोई डेट हाईलाइट कर दी या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सिर्फ सारी बुनियाद जो क्वेश्चन के उसी के ऊपर है वो हम चीज़ हाईलाइट करेंगे। तो वर्ड्स हाईलाइट लाजमी होंगे। और इसके बाद जब ये मेरा यहाँ तक अगर एंड हुआ है तो मैं यहाँ पर इसके नीचे एंडिंग लाइन लगाऊंगा और इसी के नीचे से शुरू करूँगा। हमने बेफजूल जो है वो लाइनें नहीं छोड़नी। आप देखें कि यहाँ पर आगे हम लिखेंगे इसी के नीचे पार्ट नंबर 2 नहीं आता तो कोई इशू नहीं, मगर आपने यहाँ पर हाइडिंग भी लिखनी है तो लिखें, टाइम बचाएं अपना। मैं तो आपको यही कहूँगा, आप यहाँ पर पार्ट्स की हेडिंग देते हैं और पार्ट्स की हेडिंग वही देनी है जो आपके पेपर में दी हुई है। और उसके बाद ये सवाल लंबा हो गया, यहाँ तक आ गया है। मैंने आपको बताया ना कि 5 के लगभग लाइंस होनी चाहिए, इससे ऊपर लाइंस में आपने शॉर्ट नहीं लिखना, तो यहाँ पर आ जाएगा। और हाँ, एक बात और कि जो हाईलाइटेड लफ्ज़ हैं उसमें आपकी उसकी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो क्या है, स्पेलिंग की। और यहाँ पर मान लें कि मैंने कोई आपको 5 करने होते हैं तो आप उनमें से 6-7 करें लाजमी। उससे ये होगा कि आपको जितने आते हैं आप उतने करो, क्योंकि इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन इतना भी स्लो ना हो जाइएगा कि आपका जो है वो टाइम निकल जाए। और जैसे ही मेरे ये मैंने 2 इधर सैंपल के लिए लिखे हैं तो मैं दोनों साइडों पे लेंस लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा होता है। और ये एक प्रेजेंटेशन को ना एक रंग लगाने वाली चीज़ है कि दोनों साइडों पे हम लाइंस लगाएं। और जहाँ पे ये पार्ट की एंडिंग हुई है और एंड पे क्वेश्चन नंबर 2 की भी एंडिंग मैंने कर दी है। और इसके बाद अगर हम आगे देखें तो हमारे पास जो आगे हम चलेंगे और दूसरे नंबर पे हम करेंगे समरी। 10th क्लास का पेपर है ये, तो क्वेश्चन नंबर 4 होता है समरी का। अब इसमें होता है कि समरी भी होती है, रेफरेंस भी होता है, तो इसलिए हम लिखेंगे कि समरी में लिखने लगा हूँ। वो हम एक्सप्लेनेशन भी होती है और समरी भी होती है। तो हम क्या लिखेंगे कि समरी लिखेंगे। और कौन सी समरी है जी, द रेन की लिखने लगा हूँ। तो ये सिर्फ 2 से 3 कोटेशंस आपने लाजमी लिखनी है एक इसके अंदर, क्योंकि अगर 3 से ज़्यादा लिखूँगा, हद 3 है, इससे ज़्यादा लिखूँगा तो उससे ये फ़ायदा नुकसान होगा मुझे कि मैं समरी नहीं फिर कोई एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ। और यहाँ से मान लें कि ये तो पेपर आपका, और हमेशा कोशिश करें कि नए सवाल के लिए नया ही
पेज का इंतखाब करें, क्योंकि 22 शीटें हैं और पेपर आपका इजीली हो जाता है। और आखिर पे जो लाइंस बचेंगे, आखिर पे जो पेजेस बचेंगे, उनके साथ हम क्या सलूक करेंगे वो भी आपको आखिर पे बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ यहाँ तक मीन्स आपने 3 पैराग्राफ बनाने। एक शुरू में कोटेशन लिख दीजिएगा, वो आप वेरी टू वेरी देख लीजिएगा कि द रेन है 9th क्लास में, डेफोडिल्स है, तो उसमें हम किस तरह लिखेंगे। ये यहाँ पर आके यहाँ तक कोटेशन, अगर कोटेशन किस तरह लिखनी है उसका भी सैंपल आगे जाके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर यहाँ तक एक पहला पैराग्राफ हो जाएगा और यहाँ पे मैं दूसरी कोटेशन लिख दूँगा। यहाँ तक एक पहला पैराग्राफ और यहाँ पे एक पहली कोटेशन यहाँ पे थी और यहाँ से शुरू होकर पहला पैराग्राफ यहाँ तक, इधर एक कोटेशन आ जाएगी और बाकी अगले पेज से मैं दूसरी कोटेशन यहाँ तक लिख दूँगा और तीसरा जो पैराग्राफ है वो यहाँ तक। और आखिर पे ना ये हम हर पोइम के आखिर पे लिख सकते हैं। ये विलियम वर्स्ट की इक्वेशन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, कि कहते हैं कि द पोइम बिगन्स इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम। ये आप हर समरी के आखिर पे लिख सकते हैं इस पोइम को। और इसके बाद आप देखें कि अब मेरे पास इतना स्पेस बचता है, मैं क्या करूँगा, ये अब क्वेश्चन 4 की एंडिंग लाइन लगी है, उसका पार्ट कोई नहीं था इसलिए मैंने छोटी लाइन नहीं लगाई और सेम एक बड़ी लाइन लगा दिया और यहाँ पर आके कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको ऊपर भी लगा सकता था, लेकिन आखिर पे ना मुझे जो है वो खाली स्पेस लिखना था, इसलिए मैंने क्या किया कि इसको एक और लाइन लगा दिया, मुझे खाली नहीं लग रहा। यहाँ तक आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी एक समरी हो जाएगी और उसके आपने वर्ड लाजमी हाईलाइट करने हैं, कम से कम 3 पैराग्राफ और ज़्यादा से ज़्यादा 3 कोटेशंस लिखने से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। एक आपको बता दिए और 2 आप अपने उसके हिसाब से, समरी के हिसाब से कर सकते हैं। और इसके बाद बेटा हमारा अब करेंगे हम ट्रांसलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें बेटे पूरे नंबर आते हैं और छोटा सा पैराग्राफ होता है, ये क्वेश्चन नंबर 3 होता है ये। और आपने इसके लिए ट्रांसलेशन नहीं लिखना है, क्योंकि बात एग्जामिनर कहते हैं कि ट्रांसलेशन कोई लफ्ज़ ही नहीं होता, या ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, उर्दू, इन झंझटों से बचने के लिए आपने सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है और यहाँ पर इस तरह आपने लिख देना है। इसको थोड़ा सा करके थोड़ी प्रेजेंटेशन करनी है और यहाँ पर तर्जमे की हेडिंग देके आपने ये लाइंस नहीं लगानी, ये पेंसिल से जो मैंने लगाई हैं ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए कि मैंने इसके अंदर लिखना है, थोड़ा सा बाहर भी जा सकता है उसका कोई इशू नहीं। और इन्वर्टेड कॉमर्स में आखिर पे लगाऊंगा। और ट्रांसलेशन हमेशा आपने ना दरमियान में लिखनी है, देखें, ताकि ना, क्योंकि पैराग्राफ तो वैसे ही छोटा सा होता है, तो मैं यहाँ पर छोटा सा करके इधर तक की तकरीबन मैक्सिमम यहाँ तक आ जाएगा आपका। तो आप यहाँ पर इसको लाइन थोड़ी नीचे चले जाएंगे अगर ज़रूरी हुआ भी, तो आपने लाइंस नहीं लगानी, मगर आप पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल ना कीजिएगा। सेम एज इट इज़ प्रेजेंटेशन दिएगा, इसमें भी 8 नंबर का होता है, तो 8 नंबर आपके लाजमी आ जाएंगे इंशाल्लाह। और इसमें भी लफ्ज़ हाईलाइट करने आपने बिल्कुल नहीं भूलने। अब हमने अब तक कर लिए हैं, पहला सवाल, दूसरा सवाल किया है, उसके बाद हमने चौथा किया है और तीसरा सवाल कर लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा, हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे डायरेक्ट पहुंचेंगे। वो होता है क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बेटे होता है हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स का। अब पेयर ऑफ वर्ड्स आपने किस तरह प्रेजेंटेशन देनी है इसकी मैंने लिख दी है, ये देखें, ये पहला लिखा और इसके बाद मैं एक लाइन छोड़ दूंगा। ये अंडरलाइनिंग आपने आखिर पे करनी है। आखिर पे आपके पास मैं कहता हूँ वादू टाइम बच जाता है। कुछ ये पार्ट 1 लिखा मैंने, क्वेश्चन नंबर 7 पेयर ऑफ वर्ड्स का था, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि पेयर ऑफ वर्ड्स ही थे जो मैंने सॉल्व करने थे। अब समरी में हमने समरी इसलिए लिखा क्योंकि समरी के साथ उन्होंने रेफरेंस भी दिया होता है, मींस कि उसमें एक्सप्लेनेशन मांगता है, तशरीह भी मांगता है, तो वो वाला हम सवाल नहीं पा रहे, तो इसलिए हमने उसके साथ, या आप देखें कि यहाँ पर हमने समरी भी लिखा था। लेकिन अब पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, तो पेयर ऑफ वर्ड्स में हमने 5 करने होते हैं कोई से, और 5 करने होते हैं, दिए उसने काफ़ी ज़्यादा दिए होते हैं, 8 होते हैं तकरीबन, तो हमने 3 की चॉइस होती है हमारे पास। अब मैं देखूंगा, आपने बेटा ये नहीं देखना कि मुझे 5 आते हैं, मैं देखूंगा जी मुझे कौन से 5 करने हैं। आपको जितने आते हैं आप उतने करें, उससे ये होगा कि आपके नंबर नहीं कटेंगे। और सवालों में भी इस तरह क्वेश्चंस में कि आप देखें कि ये जो सवाल है ना मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का, इसमें मेरे पास जितने आते हैं मैं उतने अटैम्प्ट करूँगा। मैक्सिमम 6 कर लें और मिनिमम तो आपको पता है कि 5 तो लाजमी करने हैं। 7 आते हैं 7 कर दें, उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर कोई गलत हो जाएगा तो आपका जो आपने एक्स्ट्रा किया उसमें से चेक हो जाएगा, अगर सही है तो वो एक्स्ट्रा में काउंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में बात। क्वेश्चन नंबर 7 जो है पेयर ऑफ वर्ड्स में हम देखेंगे कि हमने ये पेयर ऑफ वर्ड्स लिख दिया। बाजुकात आप देखेंगे कि पेयर ऑफ वर्ड्स तो एक लाइन में पूरा नहीं आता, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये लिखूँगा, देखें बेटा यहाँ पर ये लिख दिया मैंने, और इसके आगे मैं लिखना शुरू करूँगा, और बाज़ अगर निचली लाइन में यहाँ तक ही पेयर ऑफ वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। आपने सेंटेंस बनाना है, वो मीनिंगफुल सेंटेंस हो, ये नहीं कि जी बुक में लिखा है वही वाला याद करना है। मीनिंगफुल सेंटेंस होगा तो आपने वही सेंटेंस लिख देना। इसके आगे मैं यहाँ तक सेंटेंस मेरा मुकम्मल हो गया है, और इसका भी मैं सेंटेंस, अब मैं यहाँ पर ये लिखूँगा और यहाँ पर सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा सेम एज इट इज़। इसके बाद एक लाइन छोड़ दूँगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखूँगा और पार्ट नंबर 2 लिखूँगा और इसको अंडरलाइन आखिर पे करूँगा, इसके नीचे एक लाइन छोड़ दूँगा। अब डायरी लिखूँगा तो
इसके आगे हम इस तरह लिखना शुरू कर देंगे, यहाँ तक डायरी मुकम्मल होगा और डेयरी ले आएगा तो डेयरी भी यहाँ तक मुकम्मल हो जाएगा। अब एक और बात बेटा आप देखें कि हमने जो आखिरी सवाल ये जो चौथा लिखा है इसको भी एज इट इज़ ही करेंगे। अब जो चौथा है इसमें माइनर है और माइनर है। अब देखें कि जो ये है ये यहाँ तक तो पूरा आ गया, मगर जो दूसरा सवाल लिख रहा हूँ वो यहाँ तक मुकम्मल हुआ है। तो मैंने क्या किया कि उसके बाद एक लाइन उसी हिसाब से छोड़ी है। मीन्स यहाँ तक सवाल अगर पूरा हुआ है मेरा तो मैं यहाँ तक लाइन लगा दूंगा और मैंने आखिर पे जो लाइन बची किसी कोई इशू नहीं है, आप लाइन छोड़ भी सकते हैं आखिरी वाली। तो आपने अब आगे चले जाना। मैंने आपको कहा था कि जितने आते हैं आपने उतने करना है, ये नहीं कि मुझसे 5 पूछे गए हैं तो मैं 5 ही लिखूँगा। खुदा ना खास्ता अगर कोई मसला आ जाता है, मीन्स के कोई उसमें सवाल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है, मीन्स के कोई सवाल में खुद ब खुद कोई गलती निकल आती है, तो आपका वो जो सही वाला होगा वो काउंट हो जाएगा। तो हमेशा आपने जल्दबाजी में पेपर नहीं करना। आप देखें कि हमने जब पार्ट नंबर 5 इसका शुरू करना है तो पार्ट नंबर 5 यहाँ पर इसको अंडरलाइनिंग मैं एंड पे करूँगा। मैंने आपको पहले भी बताया डिस्कवर में हम लिख सकते हैं, डिस्कवर आ जाएगा, इन्वेंट आ जाएगा कि डिस्कवर जो कोलंबस था उसने डिस्कवर किया था अमेरिका को, और इन्वेंट मार्को ने इन्वेंट रेडियो। तो यहाँ पर ये फुल स्टॉप आ जाएंगे। आखिर पे फुल स्टॉप का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब यह देखेंगे कि यहाँ पर ये आ जाएगा यहाँ पर तक, और ये जो क्वाइट है इसका जो है यहाँ तक अगर मुकम्मल हो रहा है तो मैं यहाँ पर लाइन लगाऊंगा और इसकी अगली लाइन में एंडिंग लाइन लगा दूंगा। और देखें कि आपने ये देखा कि मैंने यहाँ पर लाइन नहीं लगाई बल्कि मैंने यहाँ पर लगाई, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि हमेशा हर सवाल के लिए हम नए सिरे से पेज शुरू करेंगे। तो आप देखें कि मैंने यहाँ पर लगाता तो आखिर पर ज़्यादा खुला खुला लगना था, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक लाइन लगा दी है और ये पेज ऐसे छोड़ दिया। अब मैंने यहाँ पर ये वाला काम नहीं करना जो आखिर पे मैं करूँगा। ये देखें ये काम यहाँ पे नहीं करना, पेपर के दरमियान में ये काम नहीं करना, वो बहुत ज़्यादा ओवर लगता है। आपने यहाँ तक इसको बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ तक रखना है। और इसके बाद जो हम अगला सवाल सॉल्व करेंगे वो यहाँ पे आएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 वो जो होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। अब यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी सेम एज इट इज़ के पहला लिखा, अंडरलाइनिंग एंड पे करूँगा, एक लाइन छोड़ दूँगा, दरमियान में ये लिख दिया, यहाँ तक मैंने मुकम्मल हो गया, एंडिंग लाइन लगाई। 2 लिखा पार्ट, एक लाइन छोड़ी अंडरलाइनिंग के लिए। अब अंडरलाइनिंग आपने देखा कि थोड़ी सी मैंने नीचे करके लगा रहा हूँ, ये देखें। इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी जगह जो है वो खाली खाली नहीं लगेंगी और इसमें भी बेटे पूरे नंबर आते हैं और आपने इनको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह तैयार करना है। और यहाँ पर हम ये लाइन लगा देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक लाइन लिखूँगा मैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आपने ये नहीं लिखना कि मैं उसने मुझसे डायरेक्ट दिया और मुझे कह रहा है कि इनडायरेक्ट बताओ तो मैं पहले डायरेक्ट लिखूँ फिर इनडायरेक्ट लिखूँ, नहीं। उसको सवाल का पता है, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 की हेडिंग दी है और पार्ट नंबर 1 लिख दिया है, तो उसको पता है कि पार्ट नंबर 1 का ही लिखा जा रहा है। तो एग्जामिनर को पता होता है कि वो पेपर जब चेक कर रहा होता है ना तो उसके लिए बहुत ही आसान हो चुका होता है कि वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर्स होते हैं उसने चेक करने होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आ जाएगा। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर मैं दूसरा पॉइंट लिखूँगा, इनडायरेक्ट लिख दूँगा। और यहाँ पर देखेंगे अगर बाज़ुकात मेरा सवाल लंबा हो जाता है, मीन्स कि जो उसका डायरेक्ट है इनडायरेक्ट जो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट का वो यहाँ तक मुकम्मल होता है, तो आप देखेंगे मैंने इसके नीचे नहीं अंडरलाइनिंग लगाई, मैंने एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लगाई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अंडरलाइनिंग हमेशा हम एंड पे लगाएंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको भी मैं एज इट इज़ लिख दूँगा, यहाँ तक मुकम्मल हो जाएगा। आप देखें कि 5 हमने लिखनी है, लेकिन मैं क्या करूँगा अब यहाँ पर एक बाज़ुकात बच्चों हमारे साथ ये होता है कि हमने क्या करना है कि देखें कि अब इसके आखिर पे सवाल की एंडिंग लाइन नहीं मेरे पास आई। अब सवाल के एंडिंग लाइन लगाने के लिए मैं लगानी लाजमी है, क्योंकि अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो एग्जामिनर खुदा ना खास्ता ये समझ ले कि मैंने ये सवाल यही चल रहा है तो काम ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसके अगले पेज पे एंडिंग लाइन लगाऊंगा। आप ये देखें कि अब यहाँ पर एक एंडिंग लाइन लगा दी, अगर बाज़ुकात ऐसा होता है, वरना बाज़ुकात आप इस तरह भी कर सकते थे कि जो 5वां है इसको आप उठाकर यहाँ पर पूरा लिखते थे और यहाँ तक मुकम्मल हो जाता। और यहाँ पर इतना पेज तो मैं छोड़ने सरा, फिर मैं क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो यहीं से शुरू करना था, मगर एज इट इज़ आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम लिखेंगे, उसमें होता है कि हमने उर्दू दी होती है, हमने अंग्रेज़ी लिखनी होती है। तो बेटा हम उर्दू जिस तरह हमने अंग्रेज़ी में किया था कि अंग्रेज़ी में हमने यहाँ से अंग्रेज़ी लिख के और थोड़े थोड़े वो डॉट डाल के आखिरी वाले पॉइंट्स लिख दिए, तो वो भी सही है। और यहाँ पर आप देखें अब उर्दू में भी हम एज इट इज़ ही करेंगे। ट्रांसलेशन मैंने कुछ नहीं लिखा, ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 लिखा, ये लिख दिया। और यहाँ पर भी मैं इन्वर्टेड कॉमर्स बाद में लिखूँगा, यहाँ से लिखना शुरू करूँगा यहाँ तक मुकम्मल, यहाँ इस तरह करके मैं यहाँ तक आऊँगा। और ये भी छोटा सा पैराग्राफ होता है तो ये भी यहाँ तक मुकम्मल हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमर्स आएंगे और ये पार्ट इसका कोई नहीं था, सवाल था, तो ये अंडरलाइनिंग आखिर पे, ये आखिर पे इस सवाल की एंडिंग आ गई। और इसके बाद आता है हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल जिसको हम कहते हैं बेटा हमारा 15 नंबर का सवाल होता है। वो सवाल कौन सा है? वो जी आप सबका दुलारा सवाल क्वेश्चन नंबर 5 जो है ऐसे का। इसके साथ आपको वो भी मिलते हैं वो एक उसने कहा होता है कि आप लाइंस लिखें इस टॉपिक के ऊपर, फलाने जी रेपिटेशन ऑफ वुमेन की एम्पावरमेंट पे आप लिखें, तो वो आपने नहीं लिखना, उसमें पूरे नंबर नहीं मिलते। आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 और उसका पार्ट करना है आपने ऐसे का और माई एम्बिशन ऐसे। 3 ऐसे होते हैं, कोई से एक करना होता है, उनमें से 15 नंबर का ही होता है और उसमें 14 नंबर बेटे मैक्सिमम
पूरे भी आ जाते हैं, लेकिन हमने एम रखना है पूरे नंबरों का। और आप अगर इस तरह लिखते हैं तो आपके 15 नंबर तो आएंगे लाजमी। खुदा ना खास्ता अगर एग्जामिनर बहुत खड़ूस हुआ तो वो आपको 14 दे सकता है, मगर 15 आपके लाजमी आएंगे इंशाल्लाह। और इससे कम होंगे तो वो आप पर डिपेंडेंट है कि आपकी कोई गलती थी। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे हम सवालात यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। और ऐसे की लंबाई आपके 7 पेजेस से बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए। उससे अगर 7 पेजेस से आपने कम लिखा तो आप भूल जाएँ कि आपके पूरे नंबर आएंगे। अब यहाँ पर हम एक इंट्रोडक्शन का एक पहला पैराग्राफ लिखेंगे और सेम एक पहली कोटेशन लिखेंगे। यहाँ पर बेटे हमने देखा कि मेरी सबसे पहली जो नज़र पड़ी है वो इसी के ऊपर पड़ी कि टीचर की जगह मैंने टीचिंग काट के लिखा है। मीन्स कि कोटेशन में आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाईलाइटेड लफ्ज़ बिल्कुल आपका सही होने चाहिए। और आपने हर चीज़ में मीन्स अगर मेरे पास ये ट्रांसलेशन भी थी, इसमें भी हाईलाइट कोई लफ्ज़ आएगा तो मैं अब जहाँ पे आएगा वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है, तो साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है तो मैं क्लीन को मैं हाईलाइट कर दूँगा। मीन्स उसको पता लग जाएगा ये लाइन में लाजमी लिखी है। और मेरा बेहतरीन दोस्त है तो मैं बेस्ट को इसमें हाईलाइट कर दूँगा, इसके लिए इंग्लिश लिखूँगा। तो इसी तरह आप चलेंगे तो हाईलाइटेड लफ्ज़ लाजमी लिखने हैं आपने। और आप देखें कि माई एम्बिशन जो है, अब माई एम्बिशन में यहाँ पे इंट्रो आ गया और यहाँ पर हाईलाइट और कोटेशन यहाँ पर एज इट इज़ ही हमने लिखनी है। बाज़ वक्त बच्चे करते हैं कि दोनों साइडों पर लाइन्स लगाना शुरू कर देते हैं, तो हमारी दोनों साइडों पर पहले ही लाइन्स लगी हैं, तो हमें ऐसा काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आप देखें कि यहाँ पर कोटेशन लिखी और यहाँ पर मैं एक और पैराग्राफ लिखूँगा। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक वो मेरा यहाँ तक पैराग्राफ मुकम्मल करना है मैंने यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे आगे अपनी, यहाँ पर एक कोटेशन लिखूँगा और यहाँ तक मेरे 2 पैराग्राफ होंगे, एक यहाँ तक आ जाएगा और एक यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे अब हमारे पास एक राइमिंग चलना शुरू हो जाएगी कि ये सवाल, और आपने देखना है कि ऐसे हमेशा आपका नए सिरे से शुरू हो। आपने ऐसे के लिए नया पेज का ही इंतखाब करना है। और आप देखें कि यहाँ से यहाँ तक आप 2 पैराग्राफ आ जाएंगे तो इसके आगे आप राइमिंग चलेगी, एक कोटेशन यहाँ पे और आगे 2 कोटेशंस। देखिए अब ये कोटेशंस आपने लाजमी एक ऐसे कि आपने 10 कोटेशंस मिनिमम याद करनी है और 7 पेजेस इंशाल्लाह आपके हो जाएंगे। और आप यहाँ तक लिखेंगे और इसमें भी मैं 2 पैराग्राफ लिखूँगा, यहाँ तक एक पैराग्राफ यहाँ तक आ जाएगा और एक पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूँगा। अब इसके बाद कुछ लाइन बची हैं, उसका कोई इशू नहीं है, ये आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है कि इससे कोई एग्जामिनर फ़र्क नहीं डालता। अब आपने ये किया, यहाँ पे 2 थी, अब यहाँ पर एक कोटेशन लिखूँगा। देखिए अब यहाँ पर एक पैराग्राफ आ जाएगा और यहाँ पे एक पैराग्राफ आ जाएगा। अब इससे जो नेक्स्ट पेज होगा तो उसमें हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट पेज है उसमें फिर यहाँ पर एक कोटेशन थी, अब यहाँ पर फिर 2 कोटेशंस हैं, इनमें भी 2 पैराग्राफ आएंगे, एक यहाँ से यहाँ तक का और एक यहाँ से यहाँ तक का। तो देखेंगे यहाँ पर फिर एक लाइन छूट गई, इसका कोई एक प्लस पॉइंट्स हैं आपके। और यहाँ पर अब यहाँ पे 2 थी तो अगले वाले में सिर्फ एक कोटेशन आएगी। देखें आप कि यहाँ पर मैंने एक कोटेशन लिख दी दरमियान में, इसके ऊपर एक पैराग्राफ, इसके नीचे एक पैराग्राफ। अब देखें कि यहाँ पर 2 पैराग्राफ दरमियान में इकट्ठे आ जाया करेंगे और यहाँ पर एक ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा। एक इंतहाई बहुत ही प्यारी प्रेजेंटेशन बनेगी। और इसके बाद जो 2 कोटेशन आगे आएंगे और ये एंडिंग चल रही है तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ तक पैराग्राफ बनाऊँगा और एक लाइन छोड़ के यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ लिखूँगा। और इसके बाद मैं ये दवाइया कलमात लिखूँगा जी का, जैसे मेरी फेवरेट पर्सन, मेरा जो है एम्बिशन वो डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है। टीचर के लिए हमने ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं। तो यहाँ पर हमने एक टीचर को किया है कि मेरा एम जो है वो टीचर बनना है और यहाँ पर लिखूँगा टीचर जो है। अब यहाँ पर ये मैं कायद-ए-आज़म की एक लाइन लिख दूँगा आखिर पे आके कि थिंक 100 times before you take a decision but one that the decision is taken stand by it as one man। और माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें कि अगर मैंने गलती की है तो ये प्रोमिनेंट नहीं है, मैंने यहाँ पे छोटा सा क्रॉस लगा दिया, इससे वाज़िया हो रहा है कि गलती है मगर ये देखने में नज़र नहीं आ रही। तो अगर आपकी खुदा ना खास्ता कोटेशंस में कोई गलती हो भी जाए तो आपने उसके ऊपर छोटा सा क्रॉस डाल देना है कि वो मेरी गलती है, तो एग्जामिनर उसको इग्नोर कर देता है। 7 पेजेस लास्ट में होने चाहिए आपको। और यहाँ पर कोई पार्ट नहीं था, सवाल था और सवाल की एंडिंग लाइन लगाई। और बाकी जितने भी मेरे पास जो पेजेस बचेंगे उनके साथ मैं क्या सलूक करूँगा वो आप देख सकते हैं कि आखिर पे मैं खुद लाइन्स लगाऊंगा। अगर मैं खुद नहीं लगाता तो बाद में जो निगरान जो होते हैं इन्विजिलेटर्स वो बाद में खुद लगाते हैं और इससे ये नुकसान हो सकता है कि आपकी कोई पेज फट जाए तो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट पड़ता है। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह के बाद। अस्सलाम वालेकुम।